अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेक्चर फर्स्ट मैंने दिया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डेफिनेशन को डिस्कस किया था। फिर हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं, जो यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था। डॉस को डिस्कस किया था, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ को डिस्कस किया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैकिन्टॉश और यूनिक्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि कल आपको बताया था कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरफेस का काम करता है, और जितनी भी आपके पास टास्क होते हैं, मैनेज करना फाइल को, प्रोसेस करना, मेमोरी को अच्छे तरीके से उनके सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना और एफिशिएंटली यूज़ करना, ये सारे काम जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। लेकिन डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास पूरी दुनिया में डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ वाइडली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स जो हैं आज हमारे पास यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब को वन बाय वन अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आप वर्ड बैच को समझ लें। बैच जो है आपके पास कलेक्शन ऑफ जॉब्स हैं, सिमिलर जॉब्स या सिमिलर प्रोसेसेस। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप फिगर को पहले यहाँ पे देख लें। जितनी भी जॉब्स हैं या प्रोसेसेस जब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जो भी सिमिलर है उनकी ग्रुप बना देता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो हमारे कॉलेज में जिस तरीके से आप लोगों के अगर एक मार्क्स की कैलकुलेशन हो रही है, तो मार्क्स चूँकि सबके डिफरेंट है लेकिन उसके ऊपर फार्मूला सेम अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबके मार्क्स जो है उनकी वो एक बैच है। बैच उसको हम लोग एक बैच कह सकते हैं। तो जितनी भी जॉब्स आपके पास आती हैं कंप्यूटर में इन होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें सिमिलर का ग्रुप बना देता है और फिर हर एक ग्रुप को वन बाय वन सीपीयू को असाइन करता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखें कि जब आपके पास एक बैच जो है सीपीयू को असाइन होगा, तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और एक दफ़ा जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी तो कंप्यूटर या कोई यूज़र उसको फिर इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, उसको रोक के कोई और काम सीपीयू से नहीं करवा सकता। ठीक है, जब तक आपके पास वो बैच जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह पेरोल सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो कि हर घर के लिए बनते हैं, हर मंथ में जनरेट होते हैं, तो चूँकि हर घर में सेम उनका बिल प्रोसीजर सेम है, सबके लिए बिल की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर या जो फार्मूला है या टैक्सेस उसके ऊपर जो अप्लाई होते हैं वो सेम है, तो इनको हम लोग बैच प्रोसेस कह सकते हैं। तो जितनी भी वन बाय वन हर एक घर के लिए एक एक बिल जनरेट करने से बेहतर ये है कि उनको हम एक बंच में, पूरे ग्रुप में, एक बैच में उसको प्रोसेस कर लें या जनरेट कर लें। तो इस तरह के कामों में जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं या बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या सैलरी का सिस्टम है, इस तरह के इन्वायरमेंट में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है और एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है वो आपके पास IBM OS 360 है। फिर नेक्स्ट आपके पास है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन बताऊंगी। जैसे अभी आपको बताया कि जब कोई बैच सीपीयू को असाइन होगा तो सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना या उसको इंटरप्ट करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वो बैच कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। और यही इसकी लिमिटेशन है कि हम सीपीयू अगर आइडल है या बैच जो है या प्रोसेस आपके पास सीपीयू के अलावा कोई और रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम लोग सीपीयू को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सीपीयू की इनएफिशिएंसी है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था,
और मल्टी प्रोग्रामिंग में होता ये है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन सीपीयू को असाइन करता है, लेकिन अगर प्रोसेस मीनवाइल सीपीयू से निकल के इनपुट आउटपुट कोई रिसोर्स को यूज़ करना चाहे तो जो सीपीयू का फ्री टाइम है, आइडल टाइम है, उस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सेकंड जॉब जो वेट कर रही है उसको हम लोग असाइन कर देंगे सीपीयू को। इस तरीके से सीपीयू का जो टाइम है, आइडल टाइम, वो कम हो जाएगा और सीपीयू की इनएफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सीपीयू एफिशिएंटली अब काम करेगा। तो मैं आपको ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस ही फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस हैं या जॉब्स हैं, जब हम लोग कोई एक यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में बैच नहीं बनेंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इनको असाइन करेगा। जब जॉब आपके पास असाइन हो जाएगी और कोई एक जॉब लेट्स से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दरमियान में उसको किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी है, तो वो यहाँ से निकल के इनपुट आउटपुट के लिए उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए उसे हम भेज देंगे। अब सीपीयू के पास कोई काम नहीं है, फ्री है, आइडल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकंड नंबर जॉब है जो वेट कर रही है उसको उठा के यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो सीपीयू को हमने इंटरेक्ट किया, उनको हमने इंटरप्ट किया अपने काम के लिए, उसके टाइम को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है, या इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन मेमोरी में डिफरेंट जॉब्स हैं जो वेट कर रही होती हैं, और सीपीयू जो है हम लोग एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। अब एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, यानी लिमिटेशंस हैं किस चीज़ की, मल्टी प्रोग्रामिंग की। अभी आपको बताया है कि सबसे पहली जो मेजर उसका बेनिफिट है वो तो ये है कि हम लोग सीपीयू का एफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड आपके पास रैम या मेन मेमोरी जिसको हम कहते हैं उसका भी एफिशिएंट इस्तेमाल है, क्योंकि प्रोसेस को पूल करना या उसमें भी हमारे पास ये काफ़ी हमें हेल्प आउट करता है। इसकी लिमिटेशन भी है, और लिमिटेशन आपके पास है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोबारा इसी फिगर पे आती हूँ और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का मीनिंग क्या है। जब आपके पास जॉब 1 आई, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको सीपीयू को असाइन कर दिया, और मीनवाइल उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत थी, तो उसको यहाँ से निकाल के हमने इनपुट आउटपुट के पास लेके जाना है। लेकिन इनपुट आउटपुट के पास लेके जाने से पहले वो जॉब आधी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो जहाँ तक वो एग्जीक्यूट हो गई है उतने डाटा को हमने कहीं पे तो सेव करना है, तो उसको सेव कर लेना, किसी रजिस्टर वगैरह में सेव कर लेना, और फिर जॉब 2 को साइन इन कर लेना या लेके आ जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीपीयू में ले आएगा, और जब जॉब 2 कंप्लीट होके निकल जाएगी तो वो जॉब 1 जो अपना इनपुट आउटपुट का या जो भी उसका काम था वो कंप्लीट करके दोबारा उसने अपनी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो जब वो वापस आएगी तो उसका वो डाटा जो हमने रजिस्टर में सेव किया था वो हम लोग दोबारा लोड इन कर लेंगे। तो किसी जॉब का डाटा जो बाहर निकल रही है उसको रजिस्टर के अंदर सेव करना, और जो आ रही है उसका लोड इन करना, ये वाला काम आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। तो डाटा को लोड करवाने में या सेव करने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीपीयू के केस में चूँकि ये हम लोग बहुत माइनर टाइम को भी इसमें काउंट करते हैं, तो वो डिलेज़ आ जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की। थर्ड आपके पास है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का काइंड ऑफ लॉजिकल एक्सटेंशन है, जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है कंकरेंटली, यानी कि एक साथ आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। पहले ज़रा इस फिगर को आप देखें, यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि अगर मैं अभी इस कंप्यूटर पे मैंने ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी ओपन की हुई है, मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम भी ओपन है, कोई एंटीवायरस भी रन हो रहा है, ईमेल अगर मुझे आती है तो वो भी मैं रिसीव कर रही हूँ। तो ये, और इसके अलावा और भी बहुत से एप्लीकेशंस हैं जो अभी ओपन हैं, तो वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हैं और रन हो रही हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा सिस्टम अगर कोर i5 है तो डिफरेंट कोर को वो जॉब्स असाइन कर रहा है कि, और अगर सिंगल कोर भी होता है, या हम लोग ये कह रहे कि अगर एक ही प्रोसेसर, कोर मीन्स प्रोसेसर, अगर एक प्रोसेसर भी होता तो हमारे पास ये सारी जॉब्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होती, लेकिन इस तरीके से
एग्जीक्यूट हो रही होती कि यूज़र को फील होता कि सारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, हालांकि एक टाइम में सीपीयू पे एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। यानी कि अगर मैं पावर पॉइंट को मैंने ओपन किया है तो वो भी, उसका भी आधा काम एग्जीक्यूट हो चुका है, ईमेल भी आधी एग्जीक्यूट हो चुकी है और रिमेनिंग जो है उसका रजिस्टर में सेव है, वेब ब्राउज़र भी काम कर रहा है, एंटीवायरस भी साथ साथ चल रहा है। तो सेम टाइम डिफरेंट टास्क को ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से रन करता है कि यूज़र को एफिशिएंट एनवायरनमेंट और प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपके पास मल्टीटास्किंग है। In this technique, multiple tasks, also known as process, share common processing resource such as a CPU. तो इसमें जितने भी ये टास्क हैं, ये 4 यहाँ पे गिवन है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे एक सिंगल कोर को या सिंगल CPU को या सिंगल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ही इसका समझने के लिए है कि आप मल्टीटास्किंग को यूँ समझ लें कि डिफरेंट जॉब्स हैं लेकिन एक सिंगल कॉमन रिसोर्स को आपस में शेयर कर रहे हैं फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। अब मल्टीटास्किंग की 2 टाइप्स हैं, एक है कोऑपरेटिव और एक आपके पास है प्रीएम्प्टिव। कोऑपरेटिव का मतलब ये है, जैसे अभी आपको बताया कि ये डिफरेंट जॉब्स हैं और सारी एक कोर पे या 2 कोर पे या प्रोसेसर के ऊपर या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन अगर ये जॉब आपस में अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी और उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे को स्पेस देंगे और टाइम, यानी कि वर्ड प्रोसेसर है या एंटीवायरस अगर लेट्स से कह लें और कोई वायरस का अटैक आता है और हम यूँ कह लें कि वो ज़्यादा प्रायोरिटी है उसकी या वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ करना और उसको ज़्यादा स्पेस देना, इन सब को मतलब पीछे रख देना और उसको प्रायोरिटी देना, ये एक आपके पास कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है कि आपस में प्रोग्राम्स जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं और टाइम जो है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस या प्रायोरिटी शेयर करते हैं। लेकिन प्रीएम्प्टिव जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है बाय फोर्स कोई चीज़ रिवोक कर लेना या ले लेना। तो ऐसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टास्क से बाय फोर्स सीपीयू रिवोक किया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर वर्ड प्रोसेसर का कोई टाइम था जो उसको सीपीयू की कोर पे मिला था, जैसे ही अभी वो जॉब ख़त्म नहीं हुई लेकिन इसका टाइम ख़त्म हो गया, यानी कि जॉब कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई लेकिन उसका अगर टाइम जो उसको अलॉट किया गया था वो ख़त्म हो गया, तो बाय फोर्स ईमेल जो है इससे सीपीयू ले लेगा और उसकी बारी हो जाएगी। फिर अभी ईमेल भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि टाइम उसका ख़त्म हो गया, तो वेब ब्राउज़र इससे बाय फोर्स जो है सीपीयू रिवोक कर लेगा और वेब ब्राउज़र अपनी जॉब स्टार्ट कर लेगा। लेकिन कोऑपरेटिव में आपस में कोऑपरेट करते हैं और टाइम वेरी कर सकता है जो कि एलोकेट किया गया है। अब आपके पास नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है वो है टाइम शेयरिंग टाइप, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें टाइम जो है वो शेयर होता है, यानी कि जो डिफरेंट जॉब्स हैं, यानी वर्ड है, ईमेल है, वेब ब्राउज़र, ये जॉब्स हैं या प्रोसेस हैं। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको आगे सीपीयू के पास लेके जाता है, लेकिन हर एक को कोई टाइम मिलता है, ठीक है। उस टाइम को हम लोग क्वांटम भी कहते हैं और टाइम स्लाइस भी कहते हैं। तो हर एक जॉब को ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पर्टिकुलर टाइम असाइन करेगा सीपीयू का, यानी कि हो सकता है 1 नैनो सेकेंड हो, 2 नैनो सेकेंड हो, या इस हिसाब से। तो इसको भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए, तो डिपेंड करता है कि किस जॉब को कितना मिला है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, उनके अकॉर्डिंग हर एक को टाइम प्रोवाइड देता है, एलोकेट करता है, और वो सीपीयू पे उतना ही टाइम लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से अगर जॉब कंप्लीट अभी नहीं हुई तो वहाँ से निकल आते हैं, और अगर जॉब कंप्लीट हो गई है तो वॉलंटरली सीपीयू को रिलीज़ कर देते हैं। टाइम शेयरिंग में मैं कुछ आपको थोड़े एडवांटेजेस भी बताना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे जो है इसका मेन एडवांटेज एक तो ये है कि मिनिमाइज़ रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम का वर्ड ये है कि जब कोई जॉब आती है, जिस तरह वर्ड है, ईमेल है, वेब ब्राउज़र है, एंटीवायरस हो सकता है, गूगल क्रोम वगैरह डिफरेंट भी ऐड कर लें, वो भी वैसे वेब ब्राउज़र में आ जाते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से और भी जॉब्स को ऐड कर लें। तो जब जॉब आई और उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू दिया गया, तो वो जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं रिस्पांस टाइम। और टाइम शेयरिंग का एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास इसमें रिस्पांस टाइम जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जैसे ही जॉब आई उसको जल्द अज जल्द हम लोग सीपीयू असाइन कर देंगे। सेकंड, आपके पास यूज़र इंटरेक्टिविटी है। इंटरेक्टिविटी से मुराद ये है कि यूज़र कोई
टास्क जो है परफॉर्म करना अगर चाहे तो वो कर सकता है, यानी कि वो इंटरप्ट कर सकता है यूज़र जो है उसके मतलब इंटरेक्टिविटी जो है टाइम शेयरिंग में दी जाती है, या इसका ये बेनिफिट है। और जैसे फर्स्ट आपको एडवांटेज बताया कि रिस्पांस टाइम कम है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जॉब को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये जॉब अगर वर्ड जो है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे कि वेब ब्राउज़र 3rd नंबर पे आया है और वो वेट कर रहा है क्योंकि वर्ड जो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप यूँ समझ लें कि हर एक को टाइम मिलता है और हर एक को कोशिश की जाती है कि जल्द अज जल्द उनको CPU का टाइम मिल जाए, तो ये आपके पास टाइम शेयरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्विक रिस्पांस टाइम देता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको रिस्पांस टाइम का बता दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पांस देना यूज़र की रिक्वेस्ट पे, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि अगर बहुत ही कोई क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल्स आ रही हैं, इंटरप्ट को हैंडल करना है, तो हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो भी जॉब आएगी, लेट्स से ये अगर आपके पास इन्वायरमेंट है, लेट्स से सिर्फ फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रियल टाइम के लिए। अगर कोई जॉब या प्रोसेस आपके पास अकर होता है या आता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बहुत जल्द रिस्पॉन्स टाइम, यानी जैसे ही ये अकर हुआ साथ ही उसको CPU को असाइन कर दिया, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो गया। यानी कि जैसे ही ये जॉब आई उसको CPU अलॉट कर दिया गया, तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम है और यही आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर रियल लाइफ में आपको बताऊं तो रियल लाइफ में ATM मशीन्स है, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम है और वेदर फोरकास्टिंग है, इसके अलावा कंट्रोलिंग मशीनरी वगैरह, ये वो सारे आपके पास ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मिसाइल सिस्टम का, कि अगर जैसे ही उसमें टाइम का एक्यूरेट होना और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्रिटिकल ऑपरेशन है। थोड़े से टाइम के डिले भी जो है बहुत बड़ी आप यूँ कह लें कि उससे डिस्ट्रक्शन हो सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आप यूँ कह लें कि एयरक्राफ्ट अगर नेविगेशन है तो उसमें टाइम का रियल टाइम या उसकी गारंटी देना कि मिनिमम टाइम में उसका जो है उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह नेविगेशन एयरक्राफ्ट है उसमें रियल टाइम आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2 टाइप्स हैं, एक है हार्ड रियल टाइम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम आपके पास वो है जो कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में वो एक्शन परफॉर्म कर देता है या गारंटी देता है कि इतने कम टाइम में या इतने पर्टिकुलर टाइम में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, वो हार्ड रियल टाइम है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में और हार्ड रियल टाइम में इस चीज़ की गारंटी दी जाती है और श्योरिटी दी जाती है कि ये काम परफॉर्म होगा और एक्यूरेट परफॉर्म होगा, कोई एरर नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में चांसेस हैं कि प्रायोरिटी जो है टास्क को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, थोड़ा सा मतलब आप यूँ कह लें कि टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों की एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है। जिस तरह पहले आपको बताया कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम अगर होगा तो वो हार्ड रियल टाइम होगा, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे अफोर्ड नहीं कर सकते और उसमें एक्यूरेट होना टाइम का और किसी भी एरर का ना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम जिस तरह वीडियो स्ट्रीमिंग है, आप यूट्यूब पे और या डिफरेंट चैनल्स की वीडियो देखते हैं, कभी कभी जो है थोड़ा सा वॉइस और वीडियो में गैप आ जाता है या वॉइस नहीं आती या वीडियो डिस्टॉर्ट होती है, तो उसकी रीज़न आपके पास सॉफ्ट रियल टाइम है, क्योंकि वो रियल टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, लेकिन चूँकि किसी एरर की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी अगर ना भी मिले तो इतना क्रूशल नहीं है, इतना क्रिटिकल नहीं है और उसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस हैं RTOS के, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। जिससे पहले आपको बताया मैक्सिमम कंजम्पशन है। इसका एडवांटेज ये है कि जितनी भी आपके पास उसके
रिसोर्सेज होंगे उनको हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे। आपके पास आउटपुट जो है वो मैक्सिमम CPU मैक्सिमम यूटिलाइज़ होगा। ये नहीं कि आइडल है तो उसको हम लोग आइडल ही रहे, कभी भी CPU इसमें आइडल नहीं रहेगा, हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे। एरर फ्री है, कभी भी एरर इसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एरर फ्री होना चाहिए। मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी को बेस्ट तरीके से इसको इसमें मैनेज किया जाता है। और अगेन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। वेपन सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, रोबोट्स हैं, ये सारे आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर जिसके नाम से ही पता आपको समझ आ जाएगी कि इसमें मोर देन वन प्रोसेसर जो है वो एक शेयर्ड फिज़िकल मेमोरी, एक कॉमन फिज़िकल मेमोरी जो है वो शेयर करते हैं। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन सब प्रोसेसर को मैनेज करके आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे कि यूज़र जो है उन सब को यूज़ कर सके। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आजकल चूँकि डुअल कंप्यूटर कोर हैं या कोर i3 है, कोर i5 है, आप यूँ कह लें अगर 5 और 6 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन सब को इस तरीके से मैनेज करना है कि जितनी भी जॉब्स आ रही हैं उन सब में डिवाइड करना है कि सारे एफिशिएंटली भी काम करें, कोई आइडल भी ना रहे और सबको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये आपके पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो टास्क हैं वो आपके पास या प्रोसेस हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, इसमें जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि अगर कोर हैं, 2 कोर लगे हुए हैं यानी कि 2 प्रोसेसर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को मैनेज कर रहा है यानी कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जितनी भी जॉब्स हैं तो वो सारे या तो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो एट अ टाइम मोर देन वन जॉब्स जो आपके पास एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है जॉब्स की। तो इसके एडवांटेजेस आपके पास है इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मोर देन वन प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, इन्हेंस्ड होगी। एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क बाय डिफरेंट प्रोसेसर कंकरेंटली इंक्रीज द सिस्टम थ्रूपुट विदाउट स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल टास्क। तो डिफरेंट आपके पास प्रोसेसर हैं और सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो जितनी भी सिस्टम की थ्रूपुट है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी जॉब्स आपके पास एग्जीक्यूट हुई हैं तो वो इसमें इंक्रीज़ हो जाती हैं। और अगर कोई आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क है जो लार्ज है तो उसको डिवाइड कर देना सब टास्क में। यहीं पे आपको इस एग्जाम्पल डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर वर्ड प्रोसेसर एक बहुत बड़ा टास्क है तो उसको हम लोग सब टास्क में डिवाइड कर देंगे। और अगर यहाँ पे इन 2 कोर्स में या अगर 4 लगे हुए या 5 कोर लगे हुए तो उन सब में डिवाइड कर देना कि टास्क जो है आपके पास जल्द अज जल्द जल्दी कंप्लीट हो या एग्जीक्यूट हो। तो ये आपके पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑब्वियसली वो क्या है, फर्स्ट आपके पास कॉस्ट है क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ज़्यादा हैं और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। फिर मेन मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हर प्रोसेसर की अपनी क्यू है या हम लोगों को इसमें मेन मेमोरी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन सब प्रोसेसर को देख रहा है और मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है इन सब प्रोसेसर्स को, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में कोऑपरेटिवली एक्ट करते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, उसको जल्द अज जल्द कम टाइम में ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अगर ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और वो सिंगल प्रोसेसर को मिला है तो वो इतना टाइम लेगा। अगर 5 मिनट्स का उसका टाइम है तो वो 5 मिनट ही लेगा। ये एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर सिंगल प्रोसेसर हो और मल्टी प्रोसेसर इन पैरेलल प्रोसेसिंग। तो लेकिन अगर प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएं और एक वही प्रोसेस अब इन सब को जब मिलेगा तो होगा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देगा। 5 मिनट्स का है तो 1 मिनट में डिवाइड कर दिया, 1 मिनट वाला इसको मिल गया, सेकंड को, थर्ड को, सो ऑन। पांचों प्रोसेसर को 1 मिनट का प्रोसेस
या सब टास्क के लिए सब प्रोसेस का सब टास्क यानी उसको डिवाइड किया गया है वो असाइन हुआ है, और ये 1 मिनट में ही पूरा 5 मिनट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास जो बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग बहुत जल्द किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में साइमल्टेनियसली हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं। जिस तरह इस फिगर में बताया गया है कि ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। दरमियान में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो इन सब कंप्यूटर्स को देख रहा है, मैनेज कर रहा है। अब कोई यूज़र, चाहे वो एक यूज़र है या ज़्यादा यूज़र्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से मैनेज करेगा कि सारे कंप्यूटर्स भी काम करें और यूज़र के लिए प्रॉब्लम भी ना हो, यानी कि वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इन जो इनकी नेटवर्किंग की है या जो भी इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो इसमें ना जाए, लेकिन उसको एक इंटरफेस मिले जिसमें अंडरलाइंग 5 कंप्यूटर्स हैं लेकिन उसको एक सिंगल इंटरफेस मिल रहा है, और जो भी वो प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो वो क्विकली और जल्दी परफॉर्म होगा। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये स्पेशलाइज्ड है इस तरह के इन्वायरमेंट में जब आपके पास इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं। देख लें कि ये इंडिपेंडेंट है, कोई नेटवर्क इनका नहीं बना हुआ, और इन सब को मिला के इनसे काम करवाना ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो इसका जो मेन इसका बेनिफिट है वो लो प्राइस है और परफॉर्मेंस रेशो है। ऑब्वियसली लो प्राइस इस तरीके से है कि आपके पास अगर हम लोग काम के हिसाब से और उनके नंबर ऑफ़ सिस्टम को देखें तो बजाय इसके कि हमारे पास हर एक इनके सारे कंप्यूटर्स चूँकि इंडिपेंडेंट है और उनको कंकरेंटली यूज़ करना और उनसे कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे उनके काम को वापस लेना और मर्ज करना, तो ये हमारे पास इसके कॉस्ट भी कम पड़ती है और परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज हमें मिलती है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। और अगर इसका एक और जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो आपको इस फिगर के देखने से ही समझ आ गया होगा कि अगर इसमें लेट से कोई एक कंप्यूटर, लेट से फर्स्ट वाला जो है वो काम नहीं कर रहा, वो फेल हो गया है, तो बाकी रिमेनिंग 4 जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि किसी एक सिस्टम के फेलियर से पूरा आपका जो सिस्टम है वो डाउन नहीं होगा और काम करेगा। मज़ीद इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। सेकंड ये है कि सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड, कंप्यूटेशन इज़ हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। जैसे पहले भी बताया कि यूज़र को इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता कि अंडरलाइन 5 कंप्यूटर्स हैं या 10 हैं, लेकिन जो भी वो काम परफॉर्म करेगा तो उसका काम जो है वो ड्यूरेबल भी होगा, क्योंकि अगर सिस्टम फेल भी हो गया फिर भी उसको मिलेगा, हर सूरत में उसको अपनी आउटपुट मिलेगी और काम जो है वो उसका एफिशिएंटली और फास्ट मिलेगा। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस, और जो भी कंप्यूटर है लेट से ये है या ये है, तो अगर काम जो है वो बहुत बड़ा कोई हाईली कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड टास्क असाइन हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बजाय एक कंप्यूटर के उन सब में तकसीम कर देगा और काम जो है किसी एक होस्ट पे लोड नहीं पड़ेगा। स्केलेबिलिटी है, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट से हमारे पास एक और न्यू कंप्यूटर आ गया है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेगा। यूज़र को इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्यूटर आया है तो उसको किस तरीके से अटैच किया जाए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि वो उसको खुद अपनी तरीके से मैनेज करेगा। डेटा प्रोसेसिंग में जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डिलेज उसमें रिड्यूस हैं। ऑब्वियसली काम जो है वो जल्दी हो रहा है, परफॉर्मेंस एफिशिएंट है, क्विकली हर एक काम परफॉर्म कर रहा है, तो डिलेज जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मेन नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ दे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ने जिस तरीके से उनको नेटवर्क बनाया हुआ है, चाहे वो जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क के भी डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट तरीके हैं जिस तरीके से हम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर कंप्यूटर का नेटवर्क जो है, इन कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है वो क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है, पीयर टू पीयर भी हो सकता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो अगर वो नेटवर्क ही जो है
डाउन हो गया है तो आपका पूरा कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क डाउन है तो पूरा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकती और पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। और अगेन सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, जब भी आप नेटवर्क में आते हैं तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का प्रॉब्लम तो अराइज होता ही है। लास्ट आपके पास है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एम्बेडेड सिस्टम को समझते हैं। एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर दैट सपोर्ट अ मशीन। एग्जांपल इंक्लूड कंप्यूटर्स इन अ कार, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल टेलीविजन एंड एटीएम्स। अब एटीएम को ही देख लें जो सबसे ज़्यादा आपने मतलब यूज़ किया हुआ या देखा हुआ है, जिसमें एक ऐसी मशीन है जो एक स्पेसिफाइड काम करती है, कोई डेडिकेटेड काम के लिए बनाई गई है। तो वो भी कंप्यूटर है लेकिन आम कंप्यूटर की तरह नहीं है कि आप वहाँ पे जाके वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकें और पावर पॉइंट भी देख सकें, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ किसी स्पेसिफाइड काम के लिए है। तो ये एक स्पेसिफाइड सिस्टम है या एम्बेडेड सिस्टम है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर डिवाइस दैट इज़ नॉट अ कंप्यूटर। हम एटीएम को कभी भी कंप्यूटर नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड काम कर रहा है, वो एक मशीन है, ठीक है। तो ऐसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है उनको हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कि जो स्पेशलाइज्ड काम करता है। यानी कि एटीएम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है वो सिर्फ उस एटीएम का काम ही कर सकता है। मैं अगर एटीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूं तो नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो इसके लिए है ही नहीं, वो सिर्फ एटीएम का काम करने के लिए बनाया गया है। सो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और ये लिमिटेड काम परफॉर्म करते हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि हर तरह का एटीएम के सिस्टम को आप लैपटॉप में भी करें तो इंस्टॉल हो जाए, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑपरेट करता है, कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है, परफॉर्मेंस में बहुत एफिशिएंट होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया है। और जो है वो इसके अलावा और भी कुछ है जो आपकी बुक में गिवन नहीं है लेकिन वैसे इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या और भी, लेकिन आपकी बुक में यही गिवन थे तो मैंने उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।